नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौकसे और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अटेंशन। और आज अटेंशन में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर। वैसे कहा जाता है कि भ्रष्टाचार अब शिष्टाचार बन चुका है और अब ये चुनाव में ज़्यादा असरकारक नहीं होता, लेकिन कर्नाटक में कमीशन खोरी का मुद्दा उठाना कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित हुआ। इससे सतर्क मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अब भ्रष्टाचारियों पर जारी अपने प्रहार को और सख्त कर दिया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत चंद दिनों के अंदर 2 आला अफसरों को बर्खास्त कर दिया गया। प्रथम श्रेणी के अधिकारी उच्च शिक्षा विभाग में ओएसडी संजय जैन और पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन में असिस्टेंट इंजीनियर हेमा मीणा को नौकरी से निकाल दिया गया। इतना ही नहीं, भ्रष्टाचार के मामले में घिरे 119 अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी भी दे दी गई। तो क्या चुनावी साल में सीएम शिवराज सिंह भ्रष्टाचार पर सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रहे हैं? और क्या ये कर्नाटक का असर है और इस कार्रवाई से सरकार जनता को संदेश देना चाहती है? यह जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भ्रष्टाचार पर सर्जिकल स्ट्राइक जारी है। चुनावी वर्ष में सीएम शिवराज कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए पहले तो उन्होंने लापरवाह अधिकारियों को मंच से निलंबित करने का अभियान चलाया। उसके बाद भ्रष्ट अधिकारियों को बर्खास्त करना शुरू किया। पहले हेमा मीणा को हटाया गया। पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन भोपाल में प्रभारी असिस्टेंट इंजीनियर हेमा लोकायुक्त के छापे में अकूत संपत्ति की मालकिन पाई गई थी, इसलिए सीएम ने उन पर कार्रवाई में देरी नहीं की। अब सीएम शिवराज ने उच्च शिक्षा विभाग में ओएसडी संजय जैन को बर्खास्त कर दिया है। 2 महीने पहले संजय जैन का एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो एक आवेदनकर्ता से संविदा नियुक्ति के एवज में रिश्वत मांग रहे थे। प्रथम श्रेणी के अधिकारी संजय के खिलाफ विभागीय जांच में दोष सिद्ध होने के बाद शिवराज ने बर्खास्त करने में देरी नहीं दिखाई। भ्रष्टाचार पर शिवराज की सर्जिकल स्ट्राइक बदस्तूर जारी है। 15 मार्च के बाद से अब तक भ्रष्टाचार के 75 प्रकरणों में 119 शासकीय सेवकों की भर्ती अभियोजन की मंजूरी दी गई है। शिवराज की सर्जिकल स्ट्राइक पर भाजपा प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी का कहना है कि सीएम शिवराज भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री शिवराज जी का संदेश बहुत स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश से भ्रष्टाचार और अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस है। यही मामा शिवराज जी हैं जिनके बुलडोजर अपराधियों के ऊपर चलते हैं, उनके अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया जाता है और ऐसे यदि भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले बार विशेष रुचि लेकर 119 लंबित प्रकरण जो अभियोजन स्वीकृति की सरकार पर लंबित है उनको स्वीकृत कराया, यानी 119 भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति। 75 प्रकरण शेष हैं जिनका अगले माह निराकरण हो जाएगा, तो मध्य प्रदेश में भी भ्रष्ट नहीं बचेगा, चाहे वो हेमा मीणा जैसी भ्रष्ट अधिकारी हो या संजय जैन जैसे भ्रष्ट लोग हो। शर्म नहीं आती है लोगों को। एक और मुख्यमंत्री शिवराज जी जनसेवक के तौर पर दिन रात मेहनत करके काम कर रहे हैं और ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस है और एक बार फिर सिद्ध हुआ। भ्रष्टाचार पर सीएम शिवराज की वार को चुनावी बताते हुए कांग्रेस प्रवक्ता मिथुन अहिरवार ने कहा है कि पैसा भाजपा के नेताओं का ब्लैक मनी है। को बर्खास्त करने की बात की जा रही है, उसको तो उसी दिन पद से हटा देना था जिस दिन उसका ऑडियो आया है। तो मतलब, और ये हटाया भी किस तरीके का है? मतलब भारतीय जनता पार्टी जो अपराधों पर हमेशा पर्दा डालती है, क्या उसके खिलाफ कोई आपराधिक पंजीकरण इन लोगों ने किया है, कोई केस दर्ज किया है? ये चुनावी वर्ष में इनकी नौटंकी जनता खूब अच्छे से समझती है। चुनावी वर्ष में ये कार्रवाई दिखाते हैं और बाकी पूरे 4-5 साल जो इनकी सरकार के होते हैं, तो कभी कोई चपरासी जो है वो 5 करोड़ का मालिक निकलता है, कभी जो प्यून जो 15 करोड़ का मालिक निकलता है। अगर इस बार भी गलती से इनकी सरकार आ गई तो यही कंटिन्यू होता जाएगा, क्योंकि ये पैसा सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पहुंचाया जाता है। ये इनका ब्लैक मनी है, इनके ब्लैक मनी के माफियाओं पर इनको कार्रवाई करनी चाहिए। सीएम शिवराज भ्रष्टाचार को लेकर शुरू से ही काफी सख्त रहे हैं। चुनावी वर्ष में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं। सीएम जनता की मेहनत की कमाई खाने वालों पर कोई दया दिखाने के मूड में नहीं है। इस बार उनका चाबुक माफियाओं और भ्रष्टाचारियों पर जमकर चला है। उन्होंने साफ कहा है कि मेरी सरकार में कानून का डंडा चलेगा, किसी भी भ्रष्टाचारी को पनाह नहीं मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और अशोक शुक्ला। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शर्मा जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। आप इसे कैसे देखते हैं? कर्नाटक में 40% कमीशन का असर देखते हैं या सतत प्रक्रिया मानते हैं कि जिस तरह से पहले से कार्रवाई चली आ रही थी उसी तरह से ये कार्रवाई की गई है? या जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि चुनावी साल है, लोगों को भ्रम फैलाने के लिए, जनता में संदेश देने के लिए कार्रवाई कर रही है सरकार? नहीं, मुझे कांग्रेस के बारे में कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करना, क्योंकि वो राजनीतिक पार्टी है और मैं उस पर कुछ नहीं बोलता, कभी भी नहीं बोलता मैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि कर्नाटक का जो विधानसभा का चुनाव है वो भ्रष्टाचार के आधार पर नहीं जीता गया और न लड़ा गया, क्योंकि वहां पर जो है विशुद्ध रूप से दावाई कर लिया गया। अब तो सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से उन्होंने कह दिया कि हमने जो है लगभग 80% वोट दिया है, जिसके कारण 75 से ज्यादा सीटें जो है मुसलमान वोटों के कारण मिली हैं। ये वीडियो वायरल हो गई, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। जैसे नेहरू जी के जमाने में जिन्ना को सरकार देने के लिए पाकिस्तान दे दिया गया, ठीक उसी प्रकार से वहां पर जो है उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री और जो राजस्व मंत्री, और ये कह करके मांगा जा रहा है कि आप राजस्व मंत्री दीजिए हमको, क्योंकि हमारी वक्फ की जमीन जो है वो सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं देती, इसलिए हमारा मुसलमान मंत्री होना चाहिए। ये कहा जा रहा है सार्वजनिक रूप से, इसको कोई मैं थोड़े नहीं कह रहा हूं, ये आप थोड़े कह रहे हो। जो डिमांड की जा रही है, उन्होंने 5 मंत्री मांग लिए, 1 मुख्यमंत्री मांग लिया, उन्होंने कहा हमारे एहसान का बदला दीजिए आप। तो इसलिए कर्नाटक का चुनाव भ्रष्टाचार और इनके कारण नहीं है, ये पहले ही एक गुप्त समझौता हुआ है चुनाव से पहले। और इसमें इसका अच्छा एक बड़ी मजे की बात देखिए इसमें कि कर्नाटक वाले मामले में किसी भी और को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन खुद ही समाज के लोग सामने आ गए और उन्होंने बाकायदा एक आपातकालीन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि ये जो है आपातकालीन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं क्योंकि हमें सरकार को, जब हमने सरकार बनाने के लिए, तो ये एक पैटर्न चला है देश में। उत्तर प्रदेश के चुनाव और बिहार के चुनाव में होता ये था कि कैंडिडेट को हराने के लिए वोट दिया जाता था कि भाई भाजपा का कैंडिडेट कैसे हारेगा, इसलिए मुस्लिम मतदाता जो है वो एक इकट्ठा होकर के वोट देते थे। लेकिन आप पश्चिमी बंगाल में देख लीजिए और कर्नाटक में देख लीजिए, दोनों जगह भाजपा की सरकार न बने इसलिए एक राजनीतिक पार्टी को वोट दिया गया। आप बंगाल में देखिए कि ना कांग्रेस को एक सीट मिली थी, ना वाम पार्टी को एक सीट मिली थी, बाद में उपचुनाव में दे दी। तो ये एक पैटर्न अलग है, इसलिए भ्रष्टाचार वाला मामला जो है उसके कारण हटा दिया गया हो। और जो है मनमोहन सिंह की सरकार तो खुद भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण हटी थी, इसलिए कांग्रेस को भ्रष्टाचार के मामले में दूध का धुला मान लिया जाए और कर्नाटक की सरकार को चोर मान लिया जाए, ये तो कोई बेस नहीं बनता। इसलिए शिवराज जी का जो काम करने का तरीका वो अलग बात है। शिवराज जी आप और हम सब देखते हैं, पहले से ही चाबुक लेके निकले हुए हैं, अपन ने कई बार उनको डिबेट करी है, भरे मन से लोगों को सस्पेंड कर देते हैं, भरे मन से लोगों को डांट रहे हैं। पर इससे एक बात और परिलक्षित होती है ब्रजेश जी, जो मुझे कहने में संकोच नहीं है, कि आपको इतनी बड़ी स्थिति निर्मित हो जाए कि आपको ये कहना पड़े कि भाई भ्रष्टाचार जो है उसके लिए मैं मंच से डांट रहा हूं, मैं नौकरी से निकाल रहा हूं, इसका मतलब बड़ा भ्रष्टाचार है। अब जो पकड़ में आ जाता है, अब उतने तक कार्रवाई हो रही है। यदि इंटरनल जांच पड़ताल का मामला हो जाए, विजिलेंस सलीके से काम करने लग जाए, तो ये मामला बड़ा निकलेगा, क्योंकि भ्रष्टाचार तो तेजी से बढ़ा हुआ है और अधिकारियों को नियुक्ति के मामले में और इनके मामले में आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। ये चीजें कई बार क्या होता है कि हो सकता है नेताओं को ना मालूम चलता हो, या हो सकता है नेताओं को भी मालूम चलता हो। तो ऐसी परिस्थिति में साफ साफ समझ में आता है कि भ्रष्टाचार बड़ी तेजी से है। भ्रष्टाचार को रोक पाने में अभी सरकारें कामयाब नहीं हो रही हैं। हो सकता है सरकारों की भी भागीदार, नेताओं की भी, राजनीति की भी भागीदारी हो और कुछ हमारे मीडिया के साथी भी उसको संरक्षण देते हो। तो ये चीजें नेचुरली हम मान सकते हैं, इस सारे मामले में भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार के लिए और तेजी से कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की सारी व्यवस्थाओं को, सरकार के धन को जो जनता के बीच में सेवा के रूप में या जो है विकास के डेवलपमेंट के रूप में जाना चाहिए, उसको बीच में ही घुन खा जाता है और ये गुण बहुत खतरनाक है। इसके बारे में जो है हमको निश्चित रूप से और कठोर कार्रवाई की अपेक्षा करना चाहिए। तो कठोर कार्रवाई की अपेक्षा तो करना चाहिए अशोक जी, लेकिन यदि भ्रष्टाचार को कांग्रेस मुद्दा बनाने जा रही है, जिस तरह से वो 40% कमीशन की बात कर्नाटक में करती थी, यदि मध्य प्रदेश में वो इस तरह से मुद्दा बनाती है, तो इस मामले में किसका पलड़ा भारी रहेगा? जिस तरह से 15 माह की सरकार पर भी बहुत सारे आरोप लगते रहे हैं, राजस्थान में हम देख रहे हैं कि उन्हीं के एक नेता भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़क पर उतर चुके हैं।
देखिए, भ्रष्टाचार तो है और इसे नकारा नहीं जा सकता है, बल्कि मैं तो ये शर्मा जी कहूंगा भी नहीं कि नकार रहे हैं, लेकिन कम ज्यादा इस तरह के मामले तो आते हैं मैं सामने। आपको जो हाल की राजनीति है, जो इधर 25-30 वर्षों की राजनीति है, उस राजनीति में आप देखिए कि राजनीति का एकमात्र आकर्षण करप्शन है। ये जो जितने नेता आप यहाँ पे बैठे हैं, ये जो चुनाव लड़ने जाते हैं, तो ये चुनाव आयोग को खर्च कुछ और बतलाते हैं और कुछ और खर्च करके आते हैं। ये किसी से छिपा नहीं है, इन्होंने किया नहीं किया मुझे नहीं पता है, लेकिन अमूमन मैं ऐसे बहुत से नेताओं को जानता हूं जो एक बड़ी राशि खर्च करते हैं, लेकिन चुनाव आयोग की और उसमें तो कोई भी दूध का धुला नहीं तय है। कर रखी है। और जनार्दन मिश्र जो रीवा के सांसद हैं, उन्होंने तो एक बार खुल के ये कहा था कि यदि कोई सरपंच 10-12 लाख का जो भ्रष्टाचार करता है, वो कोई भ्रष्टाचार नहीं है, क्योंकि इतना पैसा तो वो चुनाव लड़ने। जी शुक्ला जी। और राजनीतिक कारोबारी जो है कहीं पहले पैसा लगाते हैं और इसके बाद में फिर वो उससे कमाते हैं। तो ये स्थिति जो है मध्य प्रदेश में है, ये स्थिति। तो इससे बचने का तरीका क्या है, ये अब थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि सरकारें जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, उनके पास में ऐसा क्या मैकेनिज्म है जिसके चलते उस भ्रष्टाचार को अंकुश में रख सकती हैं। तो जब तक छोटे चोर की निगरानी का जिम्मा बड़े चोर के पास देंगे, तब तक तो भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा। पटवारी की निगरानी कौन करेगा? तहसीलदार। तहसीलदार का भ्रष्टाचार कौन देखेगा? डिप्टी कलेक्टर। डिप्टी कलेक्टर का भ्रष्टाचार कौन देखेगा? कलेक्टर साहब। कलेक्टर साहब का भ्रष्टाचार विधायक जी देखेंगे। विधायक जी का भ्रष्टाचार जो होगा वो पार्टी के अध्यक्ष देखेगा, और पार्टी के अध्यक्ष का भ्रष्टाचार जो है हाईकमांड देखेगा। तो इस तरह से तो आपके प्रदेश में भ्रष्टाचार कम होने वाला नहीं। लेकिन एक सरकार है शुक्ला जी जो कह रही है कि भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति है, उस पर काम कर रही है। एक सरकार की ऐसी कोई मंशा ही नहीं दिखती है, तो फिर किसी ना किसी का तो पल्ला भारी होगा ना इसमें। शुक्ला जी, लगता है कुछ तकनीकी खामी है। शर्मा जी, लेकिन वही सवाल आपसे कि यदि भ्रष्टाचार मुद्दा बनता है तो किसका पल्ला भारी रहेगा, क्योंकि एक सरकार है और एक सरकार थी जिस पर भी इस तरह के गंभीर आरोप लगे 15 माह की। देखिए ब्रजेश जी, दो बातें बड़ी साफ साफ है। पहली बात यह है कि आप भ्रष्टाचार को क्या चिमटा से उठा करके भ्रष्टाचार की जांच करना चाहते हो या समग्र जांच करना चाहते हो। यदि इंडिविजुअल भ्रष्टाचार की आप बात करेंगे तो आपको बड़ी संख्या में लोग मिल जाएंगे, बिल्कुल। लेकिन यदि आप समग्र भ्रष्टाचार की बात करेंगे, जैसे मान लो मैं आपके सामने 4 राजनीतिक पार्टियों के नाम लेता हूं, और उन राजनीतिक पार्टियों में सबसे भ्रष्ट राजनीतिक पार्टी कौन सी है ये कहने के लिए मुझे नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। एक आप अपना ओपिनियन देंगे, मैं अपना ओपिनियन दूंगा, शुक्ला जी अपना ओपिनियन देंगे, और ये मालूम चल जाएगा कि आपकी नजर में कौन सी राजनीतिक पार्टी भ्रष्ट है। तो जब ऐसी परिस्थिति बनती है कि किसी एक राजनीतिक पार्टी को ही भ्रष्ट कहा जाने लग जाए, नेतृत्व को ही भ्रष्ट कहना जाए, नेतृत्व का अभिप्राय जो है शुद्ध रूप से राज्य में या राष्ट्र में पार्टी चलाने वाले या सरकार चलाने वालों से मेरा अभिप्राय है, तो यदि उनके ऊपर लांछन लगने लग जाए सीधे सीधे, तब आप ये मान कर चलिए कि या तो गंगोत्री गंदी हो गई है। लेकिन चुटकी भर करके उंगली टिकाने पर यदि कोई भ्रष्ट आचरण दिखाई देता है या कहीं समझ में आता है, तब समझ में आता है कि ये जो है अस्वीकार करने वाला राजनीतिक दल बन जाता है, जो 2014 में हमारे सामने आया था। 2014 के बाद एक नए राजनीतिक दल की केंद्र में 10 साल से सरकार है। अभी तक कौन कौन जो है आरोप लगा पाए हैं या कोई आरोप आपके हमारी नजर में आए हों, अभी ऐसा कोई गंभीर आरोप सामने नहीं आया। उल्टा इतना जरूर हुआ है कि 2 मामलों में मामले कोर्ट में गए और कोर्ट ने उन मामलों को लेकर के किसी भी प्रकार का दंड देना जरूरी नहीं समझा और ये कहा कि राफेल की खरीदी सही हुई है। तो ये एक नैरेटिव बनता है कि कौन राजनीतिक पार्टी के रूप में कह रहा हूं मैं, व्यक्ति के रूप में नहीं, कौन राजनीतिक पार्टी भ्रष्टों का समूह है, कौन राजनीतिक पार्टी कम भ्रष्टों का समूह है। देखिए, राजनीति में कोई भ्रष्ट नहीं होगा ये नहीं है, क्योंकि आपने और हमारी जो पत्रकारिता का समय है 30, 32, 35 साल हो गए, इसमें हमने ये देखा है कि जो सड़क पर चलने वाले थे वो आप और हमसे लिफ्ट मांगा करते थे, वो आज अपने को लिफ्ट देने की पोजीशन में है। तो ये उनके यहाँ कोई कल कारखाने थोड़े नहीं चल रहे हैं, उनके यहाँ कोई बहुत बड़ा खेती व्यवसाय थोड़ी शुरू हो गया है। जिनके पास 1 एकड़ जमीन नहीं होती थी, आज वो 50-50 एकड़ के मालिक हो गए हैं। ये आप और हम अच्छे से समझते हैं, अपने को सबको मालूम है। तो ये चीजें कोई ऐसा तो है ही नहीं, क्योंकि राजनीति जैसा कि अभी अपन सब बातें कर रहे हैं कि पूंजी निवेश करके व्यापार करने का समय की व्यवस्था हो गई, ना जन सेवा बची है ना कोई और बचा है, विशुद्ध रूप से व्यवसाय है।
और राजनीति की मंडी सस्ती है, खरीद फरोख्त होती है विधायकों की, सांसदों की, और उसके बाद सरकार के अंदर जो है मिल बांट करके काम होता है। तो इसलिए ऐसी परिस्थिति में कोई नहीं कह सकता। मैं उस हरियाणा का में पैदा हुआ था जब मैं यहाँ मध्य प्रदेश आया, आज से 35-40 साल पहले जब मैं यहाँ आया था, तो उस समय हमारे यहाँ से लगाकर यहाँ तक मैंने एक डायलॉग सुना है ब्रजेश जी, और वो डायलॉग ये है, अच्छा क्या लड़का सरकारी सर्विस में है, ये बताओ ऊपर की आमदनी कितनी है। नीचे की आमदनी का कोई पूछता ही नहीं है, सब ये पूछते हैं ऊपर की आमदनी कितनी है। इसका मतलब ये है, आपको अचरज होगा कि मैं भी कई बार जब घर जाता हूं तो मुझे कहते हैं भाई साहब आपकी हालत तो बहुत आर्थिक रूप से कमजोर है, जबकि आपको 3-3 मुख्यमंत्री जानते हैं। तो बोले हमारे यहाँ तो मुख्यमंत्री किसी को जानता वो पैसे वाला हो जाता है। तो अब ये स्थिति है, तो ये सबको समझ में आती है, सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन कुल मिलाकर के ये कि बहुत बड़ी बीमारी है, हमारी व्यवस्थाओं को छिन्न भिन्न करती है, हमारे सारी योजनाओं को नकारा बना देती है। सरकार की तरफ से या जो है बड़े स्थानों बड़े लोगों के बीच में योजनाएं बनती हैं, उन योजनाओं का क्रियान्वयन आते आते जमीन तक जो है ये स्थिति हो जाती है कि 2 ऐसे सज्जनों को निकालना पड़ा है। मैं तो सज्जन ही कहूंगा उनको, क्योंकि सरकारी सेवा प्राप्त करने के बाद यदि कोई आदमी बर्खास्तगी जैसी शर्मनाक स्थिति तक पहुंच जाता है, उससे बड़ा तो अपमान हिंदुस्तान में क्या होगा? क्या कोई अपमान सहन करेगा भाई? इसको इससे बड़ा क्या माना जा सकता है कि वो आप समाज में क्या मुंह दिखाएगा जाकर के कि उनको केवल भ्रष्टाचार के कारण नौकरी से निकाल दिया गया? ये कोई वो नहीं होती है। मुझे लगता है इस प्रकार का जीवन जीने का जो है प्रयास क्यों करना चाहिए किसी आदमी को? इस प्रकार की अपमानजनक परिस्थितियां निर्मित हो, ऐसा जीवन क्यों जीना चाहिए किसी को? तो मुझे बार बार इस बात पर लज्जा आती है कि आप अपने जीवन का आकलन करिए। और मैं हमेशा कहता हूं, ये थोड़ी सी आध्यात्मिक बात हो जाएगी, हालांकि इसको आध्यात्मिक रूप में न लें आप। मैं हमेशा ये है कि जब रात को आप सोने के लिए अपने बिस्तरे में जाएं तो आपके दिन भर के कामों का आप आकलन करिए, और जो काम आपसे गलत हुआ है उसके बारे में शर्मिंदगी महसूस करिए, भगवान से प्रार्थना करिए कि आज मुझसे ये गलत हुआ है, कल ना कराए। मुझे लगता है ऐसा जीवन जीने का ज्यादा सुख है, क्योंकि धन क्या काम आने वाला है? बिल्कुल। आप धन से जिधर जाएंगे वो रास्ता तो ठीक है ही नहीं ना। तो इसलिए जो है मुझे लगता है भ्रष्टाचार के बारे में सभी को एक राय बनाना चाहिए, और भ्रष्ट लोगों को जो है बहुत जबरदस्त एक्शन लेना चाहिए। भ्रष्ट लोगों पर एक्शन तो लेना चाहिए शुक्ला जी, लेकिन क्या सरकार की अकेले की जिम्मेदारी? यदि समाज जागरूक हो जाए, जिस तरह से शर्मा जी भी कह रहे हैं कि यदि आप सोचने लगो कि आज मैंने क्या अच्छा काम किया, क्या गलत हुआ, आत्ममंथन करो, तो निश्चित तौर पर आप दोबारा गलती नहीं करोगे। तो कहीं ना कहीं समाज की भी इसमें गलतियां हैं, उतने जागरूक नहीं है लोग। यदि भ्रष्टाचार को भ्रष्टाचार मानकर बाकायदा रिश्वत दे आते हैं तो गलती तो उनकी भी है। वैसे तो कानून में ये भी आप भी दोषी है, जो रिश्वत देने वाला भी उतना ही दोषी है जो रिश्वत लेने वाला है, यदि वो छिपाता है तो। अशोक जी, अशोक जी आपकी आवाज नहीं आ रही है जी। अशोक जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? ब्रजेश जी सबसे बड़ी बात यह है कि कौन आदमी चाहेगा कि उसकी गाड़ी कमाई का पैसा जो है वो भ्रष्टाचार में बांटा है? बिल्कुल। लेकिन जब आपके काम होंगे ही नहीं और बिना इसके होंगे ही नहीं तो आप क्या करोगे? क्योंकि काम तो कराना ही पड़ेगा ना। आफ्टर ऑल आपको भी तो एक कदम आगे बढ़ना है, वहीं रुक के थोड़ी खड़े हो जाना है। इसलिए लोग जो है बहुत परेशान होने के बाद कोई पैसा बांटता है, ऐसा नहीं है कि जाकर के वो करता है। लेकिन मैंने ये महसूस किया है, मैंने कई मित्रों से मैंने सुना है कि आप जाइए और 5,000 रुपए की दे दीजिए, आपकी फाइल दौड़ने लग जाएगी, और आप पैसा न दो वो फाइल जो है न दौड़ेगी, ना कोई बात होगी। तो ये स्थितियां पता नहीं कितने लोगों ने मुझे बताया है। भाई मेरा तो लंबा पत्रकारिता का कैरियर हो गया, तो मुझे तो सुनाने वाले ही बड़े अजीब तरीके से सुनाते हैं। भाई साहब क्या करें, वहां गए थे, फोन भी कर दिया था, उनने भी बोल दिया था, इसके बावजूद भी जो है जब कहने लगे ठीक है भैया ठीक है। और आज मैं सच में एक मन की बात आपके सामने साझा करना चाहता हूँ। मुझे किसी एक मित्र ने कहा कि ये कागज जो है आप मंत्रालय से ले आइए, और मैं वहां गया बाबू के पास। मैंने बाबू से कहा, मैंने कहा भैया ये कागज देना। बिल्कुल फैक्ट है, मेरे जीवन का अनुभव है, ये फैक्ट है। मैंने कहा एक कागज आपके पास ऐसा है? बोल बिल्कुल है। मैंने कहा मुझे आपके सेक्रेटरी महोदय ने भेजा है, आप दे दीजिए वो कागज। तो उन्होंने कहा सेक्रेटरी महोदय ने क्या कहा है कि अब मैंने कहा आपका नाम लिया है, वो कागज आपके पास रखा है। तो बोले ठीक है फिर 200 रुपए दे दीजिए। तो मैंने कहा भाई अरे मैं तो पत्रकार हूं यार। तो बोले पत्रकार क्या हो गया, 200 रुपए लगते ही यहाँ। तो मैंने उसको कोई ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं फिर से आपको विश्वास दिला करके कह रहा हूं। तो मैंने जो है मैंने उनसे कहा, मैंने कहा नहीं हम नहीं देंगे भाई पैसा, हमारा क्या लेना देना इससे, ना हमारा कागज है ना कोई और है, किसी का कागज है जो हमें ले जाना भरे। तो बोले फिर बिना पैसे के नहीं देंगे हम।
ये आपका अनुभव नहीं है शर्मा जी, मेरा खुद का अनुभव है। मैंने फिर सुनना, मैंने फिर जो है कहा कि मैं आपके सेक्रेटरी को बोलूंगा, तो उन्होंने अपनी दराज से कागज निकाला, उसको फाड़ दिया। ये बोले ये सेक्रेटरी को बता देना मैंने फाड़ दिया है। बहुत पुरानी बात है। मैं चुपचाप वहां से खिसकने लगा तो उन्होंने वापस बुलाया, बोले बताओ 200 नहीं तो 100 दे रहे हो क्या? तो मैंने ईमानदारी से 100 का नोट निकाला, उसके हाथ में दिया और उसने मुझे कागज दिया, वो थमा करके कागज मेरे हाथ में थमाया और फिर मेरे से बोलता है ये अपने 100 रुपए वापस लो। मैं तो तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार इस कदर तक पहुंच गया है। मेरा तो खुद का अनुभव है शर्मा जी, बाद में वो किस तरह से मैंने एक आरआई को ट्रैप कराया था अभी लोकायुक्त में। बाकायदा उसने मुझसे कहा कि 24 एकड़ आपकी जमीन है, 2000 रुपये एकड़ रेट चल रहा है, तो आप मुझे दे दीजिए। अब आप बताइए आप, और पूरी बात बताने का भी इसलिए फायदा नहीं है क्योंकि लोग ये कहेंगे ये अपनी पीड़ा बता रहे हैं तो दुनिया की पीड़ा क्या। अशोक शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़ गए। अशोक जी, समाज का भी एक दायित्व होता है, जो शर्मा जी ने भी कहा है, तो हम सरकार को ही दोष देते रहते हैं। सबका अपना दायित्व है, तो अपना दायित्व क्यों नहीं निभाते ताकि जो एक बीमारी लाइलाज होती जा रही है इसका उपचार किया जा सके? दायित्व और सामर्थ्य दो चीजें हैं। आपका दायित्व ये है कि आप नैतिकता के साथ में जिए, लेकिन क्या आपका सामर्थ्य आपको ऐसा करने देता है? आज आप अभी एक जिक्र हो रहा था किसी एक कागज का। मैं ये कहता हूं कि आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते हैं तो आप अपने दायित्व का ही तो दायित्वों का निर्वहन के लिए तो आप आरटीओ ऑफिस जाते हैं कि आपके पास में लाइसेंस होना चाहिए और लाइसेंस लेकर आप अपना वाहन चलाएं। लेकिन वहां पर क्या आपको अपने दायित्वों के निर्वहन के बाद में क्या लाइसेंस मिलता है? नहीं मिलता है। वहां पर जब तक आप एक रिश्वत नहीं देते हैं तब तक आपको लाइसेंस नहीं मिलता है। यही स्थिति भवन अनुज्ञा की है। भवन अनुज्ञा के लिए अगर कोई व्यक्ति जाता है तो वो अपने जो उसके तो आदमी सुविधा देखता है ना। यदि लाइसेंस बनवाने जाएगा तो उसको 3 बार जाना पड़ेगा, वो चाहता है कि मुझे बार-बार ना जाना पड़े और मेरे घर पे बनकर आ जाए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो सरकारों को सबसे पहले जो है नियम कायदों की प्रक्रिया का सरलीकरण करना चाहिए। आप सरलीकरण कीजिए ना। आप एक ही काम के लिए 3 बार लोगों को बुलाएंगे, लोग हार कर परेशान होकर क्या करेंगे? पैसे देके जान छुड़ाएंगे। आप सरलीकरण कीजिए ना, आप गुड गवर्नेंस कीजिए ना, आप मशीनों का प्रयोग कीजिए ना। आप गुड गवर्नेंस में आप मशीनों का कितना प्रयोग कर रहे हैं? आपकी पूरी निर्भरता उसी मशीनरी पर है जो मशीनरी अब भरोसे के लायक नहीं रहेगी। आप किस पे भरोसा कर रहे हैं? आप उस पटवारी भी भरोसा करते हैं क्या जो सीमांकन के लिए 5000 मांगता है? आप उस पटवारी के या तहसीलदार पे भरोसा करते हैं क्या जो नामांतरण के लिए 50,000 रुपए की घूस मांगता है? आप किस कलेक्टर पे बात करते हैं? आप अजय कटेसिया जैसे कलेक्टर पे बात करते हैं क्या जो सरकारी जमीनों को नीति कर देता है? आप किस पे भरोसा करते हैं? आपकी सरकार जनता के लिए, आप जनता पे भरोसा क्यों नहीं करते हैं? आप जनता को इस बात की निगरानी के जिम्मा क्यों नहीं देते हैं? घूस को रोकने के लिए आप हर जिले में लोकायुक्त की ब्रांच क्यों नहीं खोलते हैं? इसको ऑनलाइन क्यों नहीं करते हैं? हम वहीं से बताएंगे साहब देखिए ये पटवारी हमारा काम नहीं कर रहा है, 5,000 रुपए मांग रहा है। हर चीज के लिए आपने जनता पे थोप किया कि तुम साबित करो कि ये घूसखोर है। जबकि सरकारों को पता है जो शिकायतें आती हैं शुक्ला जी, उसमें भी तो लोग अपनी रंजिशें निकालने लगते हैं। नहीं, वो देखिए एक अलग चीज है। वो कुछ परसेंट ऐसा हो सकता है, लेकिन वास्तविकता ये है, आप भी इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं, आप पत्रकारिता के क्षेत्र में घूस की अराजक स्थिति है। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भी सरकारी कर्मचारी घूस बंटवा रहे हैं। बहुत ही विचित्र स्थिति है घूस। तो सरकारें क्या करें? लोक सेवा गारंटी में उसको ले आए हैं कि आप इतने समय में नहीं देंगे, 15 दिन में, 1 महीने में, तो आप पे जुर्माना लगेगा। कुछ नहीं होता साहब, कुछ नहीं होता। फिर उसकी अपील कीजिए, नहीं दिया है तो। आम आदमी की निगरानी के लिए तो 20 पॉइंट इन्होंने बना दिए, जगह जगह वो लगा दिए, सीसीटीवी कैमरे लगा दिए। ये पटवारी और तहसीलदार के कक्ष में क्यों नहीं लगा रहे हैं सीसीटीवी कैमरे? ये कलेक्टर के कक्ष में क्यों नहीं लगा रहे हैं? पता तो लगे कि अधिकारी कितनी जिम्मेदारी से काम करते हैं और दिन भर करते क्या है और किस तरह से जनता से पेश आते हैं। लगा दीजिए आप सबके सब सीसीटीवी कैमरे, आधा सिस्टम आपका ठीक हो जाए। तो साहब है कार्रवाई तो हो रही, लेकिन वो ना काफी है। एक सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है भ्रष्टाचार पर भी। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो शिवराज जी सर्जिकल स्ट्राइक तो कर रहे हैं, प्रहार भी कर रहे हैं लगातार, और काफ़ी हद तक कार्रवाई भी हो रही हैं। और अब जिस तरह से 2 दिन में कार्रवाई हुई, हमने देखा 119 अधिकारियों के खिलाफ अभी जो इनकी मंजूरी दे दी, तो सरकार और सचेत हो और सख्त कार्रवाई करे, तब कहीं जाकर जनता में भरोसा होगा। और लोगों की भी जिम्मेदारी है, जिस तरह से शर्मा जी ने भी कहा, कि खुद आकलन करें। यदि बिस्तर पर जाने से पहले सोचें कि आपने आज दिन में क्या बुरा किया है, क्या गलत किया है, तो निश्चित तौर पर इस तरह की बुराइयों पर अंकुश लगाया जा सकेगा। समाज की जागरूकता भी बहुत जरूरी है, सरकार के जागरूक होने के साथ साथ। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।